गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्लास 8 की हिस्ट्री है ये, हमारे अतीत, जो भाग 3 है। और ये सबसे लास्ट चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले पहले करवा देती हूँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप इजीली क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले क्या है, एक नया और खंडित राष्ट्र के बारे में कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जैसे स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स क्या जान पाएंगे या हम लोग क्या जान सकते हैं। तो भारत की आज़ादी के समय देश का विभाजन न हुआ था तो क्या होता। भारत के संविधान का देश को एकता का बोध रखने में कितना बड़ा योगदान था, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या थी जो इसे दूसरे देशों के संविधान से अलग व अनोखा बनाती है, और भाषा के आधार पर राज्य को क्यों पुनर्गठित किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से है, एक नया और खंडित राष्ट्र क्या है। तो अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब पाकिस्तान से 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए थे। और उस टाइम रोजगार की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो उस टाइम क्या है, लोगों के रहने के लिए और रोजगार के लिए इंतज़ाम करना था, क्योंकि एकदम से इतने सारे शरणार्थी एक जगह से दूसरी जगह यानी पाकिस्तान से भारत में आ गए थे आज़ादी के बाद। तो उनके रहने का और उनके रोजगार का इंतज़ाम करने के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी और नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। और शरणार्थी जो थे, शरणार्थी किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। तो बहुत समय बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारा देश, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से कुछ लोग, मतलब 80 लाख शरणार्थी, यानी 80 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भारत आए थे। और ना उनके रहने की, अब आपको पता है, खुद आप सोच सकते हैं कि इतने सारे एक साथ इतने सारे लोग आ जाएंगे तो खाने के लिए किल्लत हो जाएगी। तो उस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं लेकिन था, लेकिन इतने लोगों को कैसे वो रोज़गार दे, कैसे वो रख सके। तो बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई थी। तो उस समय क्या था, और ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ना, ये है कि इलाहाबाद की है, जहाँ महात्मा गांधी जी को किसने मारा था, ये कब मारा था, तो 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और उनके जो अर्थी का विसर्जन वो कहाँ पे किया गया था, तो यहीं पर किया गया था। इलाहाबाद का ये जो है ना नदी, यहीं पे उनके अर्थियों का विसर्जन किया गया था 1948 में, फरवरी 1948 में इनका अर्थियों का विसर्जन किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं कि 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। तो तकरीबन 34.5 करोड़ यानी 34.5 करोड़ आबादी थी, और ये आबादी आपस में बटी हुई थी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावा था, लोगों की खान पान अलग थी, लोगों की काम धंधा सब कुछ अलग था, बिल्कुल इनमें विविधता थी। और इसमें ऊंची जाति नीची जाति बहुत सारे मानने वाले भारतीय थे, जो वो को अमीर मानते थे, गरीब को गरीब मानते थे, अमीर अपने आप को बहुत अमीर मानते थे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता थी 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद। और एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, कि लोगों में एकता की भावना आए, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और विकास कैसे किया जाए हमारे देश का, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। और सबसे बड़े क्या है कि वहाँ पे क्या था कि आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर, वो किस पे निर्भर रहते थे, तो बारिश पर निर्भर रहते थे, कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होती है तो हमारी जो फसल है वो चौपट हो जाएगी। और चौपट हो जाएगी तो फिर क्या है, तो नाई बढ़ई बुनकर या अन्य काम, इन दोनों सबकी आमदनी पर क्या है, संकट पैदा हो जाता है एकदम से।
शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, और जहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। मतलब उस टाइम खाने पे आफत पड़ गई थी, तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबों के चंगुल से निकालने के लिए न तो कुछ टाइम न केवल खेती की उपज बढ़ाना ज़रूरी था, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जब तक हमारी खेती की उपज बढ़ेगी नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। और इतने सारे शरणार्थी को हमें देखना था, तो उनके रहने वगैरह की इंतज़ाम करना था, उनके खाने पीने की, तो उपज को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। मतलब एकता और विकास दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि एकता, अगर सब में एकता बनी रहेगी तभी देश का विकास होगा। वे विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। मतलब कि हिंसा, मतलब कहने का मतलब कि जात पात खान पीन इन सब के मतभेदों को दूर ना, मतलब ख़त्म नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा खतरनाक एक टकराव पैदा हो जाता उस टाइम पे। और ऊंची जाति और नीची जाति के बीच भी बहुत ज़्यादा भेद बढ़ जाता है। हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव की आशंका बनी हुई थी कि कोई अपने आप को हिंदू समझता था, कोई मुसलमान। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होने की आशंका थी। ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था अगर बड़े हिस्से को नहीं मिलते। तो मतलब कहने का मतलब कि विकास का जो लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और भी ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। और ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर देहात, संपन्न पिछड़े, सब एक दूसरे में फ़र्क पैदा हो सकता था। यानी भेदभाव उस टाइम पे अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो सबसे पहले किस पे ध्यान दिया गया था? एकता और विकास पे सबसे पहले ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं नए संविधान की रचना। नए संविधान की रचना दिसंबर कब हुई थी? तो 1946 से लेकर नवंबर 1949 में तकरीबन कितने भारतीयों, तो 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहुत बड़ा विचार किया था। उसी टाइम संविधान बनाया गया था कि हमारे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए और ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो एक संविधान सभा में एक बैठक बुलाई गई और इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, प्रतिनिधि थे। और इन्हीं चर्चाओं के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को एक लास्ट मीटिंग रखी गई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। सबसे पहले उसमें ये खासियत थी कि संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान किया गया। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से अभिप्राय है कि 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को वोट देने का अधिकार की मंजूरी मिल गई थी। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि सबसे पहले पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, फिर अमीरों को वोट देने का, फिर पुरुष पढ़े लिखे, लास्ट में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो लेकिन इसमें ये था कि 21 साल से, तब तो क्या था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र सभी भारतीयों को प्रांतीय राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया था, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी 21 साल से ऊपर का है, 21 या 21 साल से ऊपर का है, सभी को मत देने का अधिकार मिल गया था। सभी अपना अपना मत दे सकते थे। और ये देखिए, ये है कि ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संविधान का यहाँ पे मीटिंग किया जाता था। और यहीं पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जनता को यह अधिकार टुकड़ों, ठीक है। और वहाँ पे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने, कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। और इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में दिया गया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले किसको अधिकार दिया गया, उसके बाद किसको किसको दिया गया।
तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये निर्णय लिया गया कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार निकाला गया, जिसमें 21 प्लस के 21 या 21 साल के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। नेक्स्ट आते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो या अमीर गरीब, इसमें कुछ नहीं रखा गया था, सभी को एक लिमिट दे दी गई थी कि 21 या 21 साल के जितने भी ऊपर के हैं सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब करंट में तो 18 या 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मत देने का अधिकार है। सब अपने अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने अधिकारों को अपनी राय दे सकते हैं। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि तमाम जातियों, धर्मों और किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान एक नज़र से देखा जाएगा कानून की नज़र में। लेकिन भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। सबका यही मानना था कि मतलब कि एक हिंदू देश घोषित किया जाए हिंदुस्तान। और यहाँ पे क्या है कि अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया और मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बने, ना बनना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, मतलब बहुत सारे शरणार्थी आए थे, तो अलग अलग धर्म जाति के शरणार्थी थे, तो सभी अलग अलग जाति थे। तो मतलब ये नहीं था कि कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ये सब कुछ हटा दिया गया ताकि सब में एकता बनी रहे, कोई किसी से भेदभाव ना कर सके। और रहा नौकरियों का सवाल, तो नौकरियों का तो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र नौकरियों का सवाल हो या कानूनी से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों को लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया जैसे हिंदुओं को। सेम ऐसी जैसे हिंदू को दिया गया वैसे सभी धर्मों को लोगों के लिए यही एक ही प्रावधान रखा गया। तो संविधान की जो तीसरी विशेषता क्या थी, तो इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए सुधारों की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को ख़त्म कर दिया गया। कहने का मतलब कि पहले बहुत छुआछूत किया जाता था, मतलब आपने भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये छुआछूत ख़त्म किया गया क्योंकि वो एक दलित वर्ग के थे। या आपने पढ़ा ही होगा कि भीमराव अंबेडकर एक दलित वर्ग के थे और वो अपने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और वह बड़े होकर उन्होंने वो अपने मतलब अपने आप को बौद्ध धर्म दीक्षा ली और उसके बाद इन सब पे काम किया कि छुआछूत को ख़त्म करने का सबसे पहले काम किया गया। और उन्होंने कहा कि मतलब कहा था कि सभी को मंदिरों में आने जाने की प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। और तो दलित वर्ग के थे, बहुत नीची जाति, तो निचली जातियों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित। तो उन्होंने मतलब कि क्या किया गया था संविधान में कि मतलब जो है दलित वर्ग है उनके लिए भी आरक्षित सीट की गई थी ताकि उनको भी नौकरी दी जाए, उनको भी समान दर्जा दिया जाए, कोई किसी के साथ छोटा बड़ा कोई भेदभाव ना किया जाए। और आज के टाइम में ना जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, यानी दलील थी कि अछूत जिन्हें क्या कहा जाता था, पहले हरिजन कहा जाता था। हरिजन किसे कहा जाता था? अछूतों को, यानी दलितों को। और भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। और जैसे कि संविधान सभा के सदस्य जे खांडेकर ने कहा कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार हैं, मतलब उनकी अक्षमता यानी वो आगे ना बढ़ पाए उसकी जिम्मेदार कौन है? बड़ी बड़ी जातियाँ जिम्मेदार हैं। हमारे हजारों साल तक दबा के रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा
और इस कदर दबाए हैं। मतलब कहने का मतलब कि पहले क्या किया था, दलितों को सिर्फ काम सेवा करने का ही काम दिया जाता था। आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों के आरक्षण दिया गया और वंचित रखा गया। भारतीयों को भी वंचित, अनुसूचित जातियों की तरह ही इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित, उनकी जमीन और जंगलों पर सुविधाओं से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर लंबी चर्चा की। तो केंद्र, इसमें 3-4 सरकारें बनाई गई। तो मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पे लोग, मतलब तीन स्तर पे सरकार बनाई गई। तो पहली स्तर कौन, 3 सूचियों में बांट दी गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा, विदेशी मामलों से रखा गया और राज्य सूची में क्या रखा गया, राज्य सूची में केवल केंद्र सरकार के अधीन थे और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य पे के विषय को लेकर किया गया। और समवर्ती सूची में वन एवं कृषि के साथ साथ राज्यों और केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। ठीक है। और संविधान सभा में भाषा सवाल पर बहुत बड़ी बहस हुई और बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबसे पहले हमें हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, अंग्रेजी की जगह हमें क्या करना चाहिए, हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी राय अलग थी, तो सबकी अलग अलग राय थी, सबकी अलग अलग राय ली गई थी और उसके राय लेने के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया और राजभाषा और अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। तो हमारे देश में हमारी राजभाषा हिंदी है और उसके बाद अगर कोई दर्जा दिया गया इंग्लिश को, तो अदालतों, सेवाओं वगैरह जगह पे अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। संविधान की रचना के में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था, जो संविधान का सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज अंतिम रूप दिया गया संविधान। तो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। आखिरी भाषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब, ऊंची जाति सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही बात है। और वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे और इसके विपरीत ही अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत